हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 19, जिसमें अपन देखने वाले हैं मूलों की स्थिति के अनुप्रयोग। तो जैसे अपन लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़े थे, उसकी मतलब अनुप्रयोग उसके क्या और हो सकते हैं, या फिर अपन दो द्विघात समीकरण है तो उनका विश्लेषण कैसे करेंगे, वो चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। और दो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे आईआईटी एडवांस के लेवल के। देखिए, बाकी आपको बताइए, जीरो टू आईआईटी हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे। और इसके साथ आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी में कोई डाउट हो या इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो देखिए, लाइव क्लास होती है कितने बजे, 6:15 बजे, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। और आईआईटी के लिए अपन वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि कैसे उतने क्वेश्चंस को अपन कर पाएंगे, कैसे उतने क्वेश्चंस याद रहेंगे, या कैसे अपन सोचते हैं, वो चीज़ अपने को देखना है। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। मूलों की तो पहला एक क्वेश्चन है ऐसा कि ये ए दिया, बी दिया, सी दिया, ऐसा दिया, एबीसीडी ये है, तो अंतराल जिसमें समीकरण के मूल होंगे। तो ये एबीसीडी दिया, तो इस समीकरण के मूल किस अंतराल में होंगे। अब आप क्या सोच सकते हैं, अभी देखो ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ऐसा है, यही देखिएगा, कोई थ्योरी नहीं, बस सब कुछ बताया गया है, बस ये है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे कि सर क्या करना चाहिए, मतलब इसमें क्या करना चाहिए, मतलब है क्या अपने पास। अपने पास है क्या भाई, एबीसीडी दिए अपने को, इसके अलावा कुछ अपने को दिया नहीं है। तो इसके अलावा कुछ नहीं दिया और इस समीकरण के मूलों की बात कर रहा है, मतलब कि मूल कहाँ होंगे, किस अंतराल में होंगे। ऑप्शंस कुछ दिए जा सकते हैं, बाकी उनसे ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। तो एबीसीडी अंतराल में है तो क्या करें। तो सर और तो कुछ नहीं कर सकते, बस ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर बन पाया तो। अगर बन पाया तो ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ देखो, एक बात उठते है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसा है, धनात्मक। तो ग्राफ ऊपर वाला बनेगा, ग्राफ ऊपर वाला ही बनेगा। क्यों बनेगा ग्राफ ऊपर वाला ही, क्योंकि देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर इसको अपन गुणा करेंगे तो वो कैसा है, धनात्मक है। मतलब इसको एफ एक्स मान लेते हैं भाई, एफ एक्स मान लो इसको, किसको, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस डी, इसको अपन ने एफ एक्स मान लिया। तो इसका ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। तो इन मूलों की बात करनी है। अब अपने को और तो कुछ भी नहीं पता, बस ए बी सी डी दिख रहे हैं इसमें। तो अब भाई मान निकालने की कोशिश करते हैं, ए पे क्या मान आएगा, बी पे क्या आएगा, सी पे क्या आएगा, डी पे क्या आएगा। तो मान निकालने की कोशिश अपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेरे को और बोलेगा कि सर और कुछ नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे कुछ भी नहीं पता होता, तो जो पता है उससे शुरू करो। ए पे मान निकाल लो, तो एफ ऑफ ए का मान कितना आएगा, देखो एफ ऑफ ए होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो प्लस टू टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी। अब ध्यान से देखो, सबसे बड़ा कौन है, डी, सी, बी, ए, सबसे छोटा ए। तो ए माइनस बी कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव, और ए माइनस डी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो प्लस, तो मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस का साइन हो जाएगा। मतलब ए पे मान कैसा आ रहा है, ए पे मान कैसा आ रहा है, प्लस का। ऐसे ही बी पे मान निकाल लेते हैं भाई, हो सकता है कुछ मिल ही जाए। बी पे मान, तो बी पे तो यहाँ आएगा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस ये बी रखते ही ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो। अब देखो ध्यान से देखो, बी पे जो मान है बी माइनस ए, बड़े में से छोटे को घटाया, अरे दिख रहा है ना ये तो, अरे यार बी बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो पक्का प्लस का आएगा। और ये बी माइनस सी, बी छोटा है सी बड़ा है, तो ये माइनस का आएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो बी पे मान माइनस का आ रहे हैं। ऐसे ही सी पे मान निकाल लेते हैं भाई, सी पे एफ ऑफ सी क्या आ रहे हैं, इसमें एक्स की जगह सी डालो, ये जीरो हो जाएगा। तो सी का मान जीरो प्लस ये क्या आएगा, टू टाइम्स सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी। अब देखो ध्यान से, सी माइनस बी, सी बड़ा है बी छोटा, तो ये प्लस का आएगा, इनटू ये किसका आएगा, सी माइनस डी, ये माइनस का, तो ये कोलन माइनस, मतलब यहाँ पे भी मान माइनस का आ रहा है। अब डी का निकालें तो एफ ऑफ डी निकालें तो कौन, ये आएगा डी माइनस ए, डी माइनस बी बाई डी रख, डी माइनस सी, डी रख दो एक्स की जगह, प्लस जीरो। तो इसलिए देखो डी माइनस ए भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ओवरऑल की इसका साइन क्या जाएगा, प्लस। तो डी पे मान प्लस आ रहा है।
इसमें मान माइनस आ रहा है, इस पे माइनस आ रहा है, इस पे प्लस आ रहा है। अब ए कहां होगा, बी कहां होगा, सी कहां होगा, डी कहां होगा? तो देखो ए पर मान आ रहा है प्लस, फिर उसके बाद आएगा बी पे माइनस, सी पे माइनस। तो देखो बी और सी तो मूलों के बीच में हो गए क्या, बी यहां और सी यहां। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो ए बी सी डी में कौन बड़ा था, सी बड़ा था, बी छोटा था। और बी पे जो मान आया वो ऋणात्मक आया और सी पे मान ऋणात्मक आएगा, तो बी और सी दोनों मूलों के मध्य हो जाएंगे क्या, मूलों के बीच में हो जाएंगे क्या? तो बी और सी दोनों मूलों के मध्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगर अपन को बात करनी है ए की, तो ए की, ए कहां होगा? तो ए देखो, ए पर मान प्लस का आ रहा है और ए बी के पहले होना चाहिए। देखो ए सबसे छोटा है, मतलब ए बी के पहले होना चाहिए और ए पे मान आ रहा है प्लस का, तो मतलब प्लस का मान आ रहा है, तो ए यहां कहीं हो सकता है क्या, मतलब इधर ही होगा ये। क्यों होगा इधर ही? बी से छोटा है और उस पे मान कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो बी के पहले ही होना पड़ेगा क्या। ऐसे अब डी की बात करते हैं, तो डी पर मान तो आ रहा है प्लस का और उस पर मान प्लस का आ रहा है और सी के बड़ा है, तो सी के आगे होगा, सी के आगे होगा तो यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं, तो क्या होगा, यहां। तो ये ए बी सी डी की बात आ गई, ये ए बी सी डी यहां, ए यहां, बी यहां, सी यहां, डी यहां। देख लो भाई, ए पे मान धनात्मक, बी पे ऋणात्मक, सी पे ऋणात्मक, डी पे धनात्मक, तो ये अपने मान से आ गए। तो ए बी सी डी ऐसे होंगे। अब मुझे ये बताओ तुम कि अपने रूट्स कहां है? रूट्स ये रहेगा अल्फा और ये बीटा, तो क्या लिख सकते हैं, रूट्स किस में होंगे? तो देखो एक रूट ए से बी में आ गया, दूसरा रूट सी से डी में। तो इसके ऑप्शंस अपन क्या लिख सकते हैं कि जो अल्फा है वो कहां है, अल्फा मतलब एक रूट कहां है, ए से बी में, और दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट कहां है, सी से डी में। तो एक मूल ए से बी में है, दूसरा मूल सी से डी में। और देखिए ये इसके और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि मूल कैसे हैं, वास्तविक है क्या, मूल कैसे हैं, वास्तविक। क्यों ऐसी ये लाइन यहां से क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मूल वास्तविक क्यों है, क्योंकि वास्तव में एक्स को कट कर रहे हैं, तो मूल वास्तविक है। और क्या बोल सकते हैं यहां से कि दोनों मूल ए तथा डी के बीच में बोल सकते हैं क्या, ए और डी के बीच में बोल सकते हैं क्या, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ए से डी, मतलब ए से डी के बीच में है। और क्या बोल सकते हैं, बी और सी मूलों के मध्य है, तो और क्या बोल सकते हैं, बी सी बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। इतनी चीजें अपन बोल सकते हैं। अब आंसर एग्जाम में अपने को कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो अल्फा ए से बी में, एक मोल ए से बी में है, दूसरा मोल बी से डी में, ये बात तो सी से डी में, बाकी बोलने को तो ऐसे बोल सकते हैं कि बी से डी में है, कोई बात नहीं। और मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। और अल्फा बीटा है ऐसा भी बोल सकते हैं, ए और डी के मध्य, या फिर बी और सी मूलों के मध्य। तो चीजें कुछ भी पूछी जा सकती हैं, बस ध्यान रखो ऐसा कुछ आए। हाँ, और क्या कर सकते हैं सर नेचर ऑफ रूट्स हम डी निकाल के, क्योंकि है तो द्विघाती, तो वहां से बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप डी निकालने जाओगे तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें इसके मूल वास्तविक है काल्पनिक है, तो डी निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मूलों की स्थिति से जल्दी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछ लाता कि सिद्ध करें इसके मूल, प्रूव दैट इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, तो तुम्हारा दिमाग सीधा सीधा कहाँ जाता, डी पर डी निकालना बहुत भारी पड़ सकता है इसका। तो इसलिए देखो बाकी वहां से भी आना ही पड़ेगा, बाकी हो सकता है वो जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में ना आए भी। तो इसलिए मूलों की स्थिति से ये क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। अब ये है जैसे ये वाला क्वेश्चन है अंतराल जिसमें, ये आपको करना चाहिए, ये आपको आराम से करना चाहिए। इस वाली ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल किस अंतराल में। अब इस द्विघात समीकरण में एक आराम से खुद से करो, पहले खुद से करो, पूरा क्वेश्चन करो, तब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। बाकी मैं बता देता हूं, देखो मेथड 1 आप जो करने का हो सकता है वो क्या कर सकते हो, सर ये तो पता ही ना, पूरी द्विघात समीकरण ही पता है। अरे भाई इसको गुणा कर लो तो एक द्विघात बन जाएगा ना, ऐसे कुछ ax² प्लस bx प्लस c, और abc के मान भी पता होंगे आपको गुणा करते ही, तो यहां से मूल ही निकाल लो। मूल ही निकाल लो, मूल निकालते ही पता चल जाएंगे, मूल निकालते ही तो पता चल जाएगा। तो मूल निकालना है तो निकाल ही सकते हैं, पर देखो निकालने में बड़ी सी कैलकुलेशन होगी ना, खतरनाक सी। तुम सोच के देखो ना कितना बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है, ये टेन कितना खतरनाक सा, और करके देख लेना, ऐसे नहीं पता चले तो। अब बात करते हैं, वो तो ऑप्शन छोड़ दिया अपने। अब ये है
कि इसके बारे में और अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब बना सॉल्व करे क्या बोल सकते हैं। तो वही बात है, इसको एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है, 5x माइनस 5 x माइनस 10 प्लस 10 x माइनस 10 x माइनस 20 प्लस 20 x माइनस 20 x माइनस 5। और ये तय बात है, इसका ग्राफ ऊपर वाला बनेगा। क्यों बनेगा इसका ग्राफ ऊपर वाला? इसका ग्राफ ऊपर वाला क्यों बनेगा? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे है, धनात्मक। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, उसका गुणांक 5, ये 10 और ये 20, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक का ऊपर वाला ग्राफ बनेगा। अब अपने को क्या क्या पता है इसमें, 5, 10 और 15, 5, 10 और 20 ये दिए, तो 5 पे वैल्यू निकाल लो। देखो 5 पे वैल्यू निकालने जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, पहले वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा। प्लस 5 पे वैल्यू निकालोगे तो ये 0 नहीं होगा, ये 10 गुणा 5 माइनस 10 इंटू 5 माइनस 20, और आगे वाला क्या हो जाएगा, देखो आगे वाला फिर से 5 के कारण 0 हो जाएगा। और ये मान किसका आया, देखो माइनस का 5 माइनस का 15, तो टोटल मान किसका आ रहा है, प्लस का। गुणा करो, प्लस आ रहा है, 5 पे प्लस आ रहा है, 10 पे देखो ये 0 हो जाएगा, पहला 0 हो जाएगा ये इसके कारण, तो ये 0 प्लस ये 0 हो जाएगा इसके कारण, प्लस वो बच रहा है, तो वो क्या है 20 गुणा 10 माइनस 20 इंटू 10 माइनस 5। तो ये देखो गुणा करो, माइनस 10 और 5 तो माइनस का वैल्यू आएगा, 10 पे माइनस आ रहा है, 5 पे आ रहा तो 15, अब 20 पे और निकाल लो। 20 पे पहले वाला 5 गुणा 20 माइनस 5 इंटू 20 माइनस 10, आगे वाले सब 0 हो जाएंगे। तो ये कैसा आ रहा मान, फिर से प्लस आ रहा है। तो क्या आया बताओ, जब x का मान 5 था तब इसका मान प्लस आ रहा है, तो 5 यहाँ, 10 यहाँ और 20 यहाँ, तो ये और ये, तो इसके मूल कहाँ आ गए, अल्फा और ये बीटा। अल्फा किसके बीच में आ गया, अल्फा बिलोंग्स टू 5 से 10 में आ गया, मतलब अल्फा पक्का 5 से 10 के अंदर होगा, और बीटा किसके अंदर होगा, 10 से 20। तो अब आप मूल निकाल के देखेंगे तो एक मूल आएगा 5 से 10 में, दूसरा मूल आएगा कहां से कहां, 10 से 20 में, 10 से 20 में। अब इसमें भी ये भी पूछा जा सकता था कि इस समीकरण के मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, तो तुम d ग्रेटर देन 0 लगाने लग जाते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसमें। तो इसलिए ऐसा कुछ दिखे कि कुछ जगह अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब दोनों ही ग्राफ में, दोनों ही क्वेश्चन में क्या समझे, अगर ऐसा कुछ लगे कि इसका मान निकाल सकते हैं, या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ हिंट मिले कि एफ ऑफ एक्स मतलब इसके मान निकाले जा सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे, तो वहां से भी अपना ग्राफ दिख सकता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आते हैं एक काफी अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का टफ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का टफ क्वेश्चन, एडवांस कैटेगरी है और टफ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, अगर अच्छे बच्चे हैं तो। बाकी बच्चे लोग ना देखें, बच्चे लोगों को नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। एम के सभी मान ज्ञात करो जिसके लिए एफ एक्स ये ग्रेटर देन 0 अंतराल में एक्स के सभी मानों के लिए, मतलब इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, कहां, 1 से 2 में। जब x का मान 1 से 2 है तब इसका मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। x का मान जब 1 से 2 है तब इसका मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो इसका मान धनात्मक होना चाहिए, इसका मतलब क्या करें, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है। तो इसका एक मेथड मैं बताता हूं, दूसरा भी होगा, 2 मेथड है, किसी से भी कर सकते हैं। बाकी एक मेथड अपन बता दें, देखो कि सर ये होगा अपना 1 और ये होगा 2। अपन क्या चाहते हैं कि इसका ग्राफ ऊपर वाला ही बनेगा, और ये ग्राफ जो बन रहा है वो कैसा बने सर, कि वो कैसा ही ग्राफ बना लो सर आप, बस यहां से लेके यहां तक, मतलब 1 से लेके 2 में वो धनात्मक आना चाहिए, मतलब 1 से लेके 2 इस अंतराल में उसका मान वो कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। मतलब 1 से 2 में इसका मान कैसा रहना चाहिए, धनात्मक रहना चाहिए। अब 1 से 2 में धनात्मक कब रह सकता है, तो देखो अब ग्राफ अपन ने खूब बनाए, पर इस 1 से 2 में धनात्मक कैसे करें इसको, तो देखो 3 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। एक ऐसा ग्राफ हो जिसका शीर्ष इधर आ रहा हो, मतलब जिसका शीर्ष इधर आ रहा हो, मतलब ये ऐसा ग्राफ, ऐसा भी चल जाएगा कि अपने को, तो बस वो 1 से 2 में धनात्मक रह जाए, मतलब ऐसा ग्राफ अपने को चल सकता है। या फिर एक ग्राफ ऐसा भी आ जाएगा या जिसका शीर्ष क्या हो, इधर हो, और वो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आगे जाके कुछ भी कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 से 2 में प्लस रहना चाहिए। या फिर ऐसा ग्राफ हो सकता हो, ऐसा भी ग्राफ हो सकता हो जिसका शीर्ष इस 1 से 2 में आए, तो ऐसा।
तो ये 3 ग्राफ पॉसिबल है, 3 ग्राफ पॉसिबल है। पहला, ये दूसरा बोल देते हैं और ये तीसरा बोल देते हैं। 3 ग्राफ पॉसिबल है। अब इन तीनों ही ग्राफ में क्या है, इन तीनों ही ग्राफ में क्या है, देखिए इसका माइनस बी बाई टू ये इधर है, एक के इधर, मतलब ये यहां पे बढ़ रहा है, और इसका माइनस बी बाई टू ये मतलब शीर्ष है वो 2 के आगे, और इसका शीर्ष क्या है बीच में, मतलब इन तीनों के शीर्ष में अगर बात करें अपन तो इसका शीर्ष क्या है, इसका शीर्ष है 1 से छोटा, इसका माइनस बी बाई टू ये क्या है, लेस देन 1, इसका माइनस बी बाई टू ये क्या है, माइनस बी बाई टू ये क्या है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसका माइनस बी बाई टू ये क्या है, मतलब शीर्ष पे कंडीशन आ गई कि शीर्ष इसका आगे, इसका पीछे, इसका ऐसा। अगर मैं ऐसे 3 केस में ना लेता हूं, देखो भाई कोई भी द्विघात है, अगर इसका ग्राफ बनेगा तो या तो शीर्ष 1 से छोटा आएगा, या तो इसके बीच में आएगा, या तो इसके आगे है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, ऐसा कुछ कंडीशन है, तो क्या करेंगे फिर, तो फिर क्या करेंगे भाई, देखो इसका शीर्ष अगर इधर है, इसका शीर्ष इधर है, तो देखो ये ग्राफ अपने को देखना कहाँ है, इधर शीर्ष वाला ग्राफ। आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ज्यादा। इस ग्राफ को मुझे देखना कहाँ है, मुझे एम है 1 से 2 में ये प्लस करें, ये ग्राफ 1 से 2 में, मतलब 1 से 2 में ये कैसा रहे, प्लस करें। तो 1 से 2 में ये प्लस का कब रहेगा, तो इस ग्राफ को होना है पॉजिटिव। तो 1 से 2 में पॉजिटिव होना है, तो बताओ क्या करोगे, मतलब इसका न्यूनतम मान कहाँ आएगा, इस ग्राफ का न्यूनतम मान आएगा 1 पर। अगर ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, तो आगे तो पॉजिटिव रहेगा या, तो इसलिए इस केस में क्या गया कि f ऑफ 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राफ बढ़ रहा है क्या, तो इस 1 से 2 में ये पूरा धनात्मक कब होगा, जब 1 पर मान क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। इसकी बात करें तो इसका न्यूनतम मान कितना आ रहा है, यहीं पे आ रहा है क्या, 1 से 2 में अगर इसको मैं 1 से 2 में अगर इसको अपन देखें, तो ये 1 से 2 में इतना देखेंगे, इसको इतना देखेंगे, तो इस 1 से 2 में इसका न्यूनतम मान क्या आ रहा है, ये रहा, ये कहता है माइनस डी बाई 4 है क्या ये मान, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। भाई शीर्ष पे ही आ रहा है ना, तो शीर्ष तो माइनस डी बाई 4 ही होते हैं, तो वो ग्रेटर देन 0। और लास्ट में अगर इसका देखें, तो इसका अपन देखें, तो इस वाले का देखें, तो इसका न्यूनतम मान कहाँ आ रहा है, इसका न्यूनतम मान कहाँ आ रहा है, 1 से 2 में 2 पर, तो 2। तो ये सोल्व हो गया एक तरीके से ये सोल्व हो गया कि केस बना लिया मैंने किस पे, माइनस बी बाई टू ए, कि अगर वो इधर है तो इसको इस अंतराल में ऊपर करना है, तो क्या तरीका है कि छोटे वाले मान को बड़ा कर दो, और अगर शीर्ष अंदर है तो फिर इसके अंदर सबसे छोटा मान कौन होगा, माइनस डी बाई 4 है, उसको 0 से बड़ा कर दो, और अगर शीर्ष इधर है तो सबसे छोटा मान कहाँ होगा, यहाँ पे, उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। एक तो सोचने का तरीका ये था, जिसको अपन सॉल्व भी करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे पहले, कि 3 टाइप के ग्राफ हो सकते थे, एक का शीर्ष इधर, एक का शीर्ष बीच में, एक का शीर्ष आगे। तो शीर्ष इधर है तो मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, तो उस टाइम 1 से 2 अंतराल में सबसे छोटा मान 1 पर आएगा, 1 को पॉजिटिव कर दो, इसमें ये आएगा, इसमें मतलब अंतराल 1 से 2 में जो सबसे छोटा मान है उसको प्लस कर दो। ये तो था एक तरीका, इससे कैलकुलेशन करेंगे अपन, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, अभी बताते। बाकी दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि सर अगर सर ये 0 से बड़ा है 1 से 2 में, तो 1 से 2 में इसका मूल आना ही नहीं चाहिए क्या, मतलब कि सर या तो दोनों मूल देखो क्या आ जाएं 2 से बड़े, या तो दोनों मूल क्या आ जाएं 1 से छोटे, या तो फिर इसका कोई ऐसा ग्राफ बन जाए जिसके मूल आए ही नहीं। मैंने क्या बोला, ये 3 केस भी अपन समझ सकते हैं क्या, कि देखो ऐसा कर सकते थे कि दोनों मूल 1 से छोटे, या दोनों मूल 2 से बड़े, या फिर मूल आए ही नहीं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी थी, ये भी आप सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा कि या तो मूल 2 से बड़े आ जाए, 2 से बड़े आ जाएंगे तो अपने आप ही यहाँ धनात्मक हो जाएगा मान, या 1 से छोटे आ जाए, या फिर मूल आए ही ना, मतलब वास्तविक मूल ना आए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आप कर सकते थे। बाकी यहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहां से बाकी सेम से है, उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कितना है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस मतलब m माइनस 3 बाई 2a, तो 2 लेस देन 1, तो m लेस देन 5, तो यहां पे आ गया m लेस देन 5। इस वाला
इस वाला माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन, तो देखो माइनस बी बाई टू ए क्या है, एम माइनस थ्री बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ग्रेटर देन एम माइनस वन बाई टू, टू टू फोर और फोर सेवन हो गया क्या, एम ग्रेटर देन सेवन। यहाँ पे m का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लो ध्यान से। और यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए 1 से 2, तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा m कहाँ से कहाँ हो, 5 से 7। सॉल्व करके देखो ये 5 से 7 आएगा, m माइनस थ्री टू टू फोर और 3 7 7, तो ये अपना आ गया। मतलब इनको तो अपन ने सॉल्व ही कर लिया, इनको तो अपन ने सॉल्व कर दिया, m यहाँ से यहाँ, m ये। अब इनको सॉल्व करना है, f ऑफ वन बोलो यहाँ पे, f ऑफ वन क्या है, f ऑफ वन डाल दो, इसमें वैल्यू वन डालो, वैल्यू वन डालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एम माइनस थ्री प्लस एम ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ रहा है, तो m से m कैंसिल हो गया, ये 4 ग्रेटर देन 0 होता है, क्या होता है, तो और ट्रू कंडीशन है तो m बिलोंग्स टू r आ जाएगा, यहां से m बिलोंग्स टू r आ जाएगा। तो ये देखो, ये और ये इसका केस था, ये इसका आंसर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 5। हमेशा याद रखना, ये तो केस था और ये इसका आंसर है, ये तो सॉल्व किया और ये केस था, तो इनका इंटरसेक्शन, तो पहले में आंसर ही आ गया। दूसरे में माइनस डी बाई फोर ए ग्रेटर देन 0, माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी बाई फोर ए देखो, माइनस डी कितना है, डी तो निकालना पड़ेगा भाई, तो डी तो मतलब m माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाई 4 इंटू 1 ग्रेटर देन, माइनस डी बाई फोर आएगा ना मिनिमम, वो ग्रेटर देन 0, तो ये माइनस को गुणा कर दो, तो एम स्क्वायर 4 को गुणा कर दो, माइनस को गुणा कर दो, तो लेस देन का हो जाएगा चिन्ह। इसको थोड़ा सा देख लो ध्यान से, एम स्क्वायर माइनस का कितना आएगा, माइनस का 6 है और माइनस का 4, तो माइनस का 10 है प्लस का 9 और ये लेस देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 9 और m माइनस 1 लेस देन 0, तो ये आ गया। यहाँ पे m बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से, m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से 9, तो ये तो इसका आंसर आया और ये इसका केस था। केस और आंसर का हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं, केस और आंसर का हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 5 से 7, 5 से 7, तो ये m की वैल्यूज आ रहे हैं 5 से 7, मतलब यहाँ पे पूरा ही आंसर आ रहा है। और फिर है लास्ट को इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको f ऑफ 2 ग्रेटर देन 2, f ऑफ 2 का मान कितना आएगा, f ऑफ 2 इसको सॉल्व कर रहे हैं, f ऑफ 2 मतलब 4 माइनस 2 m माइनस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया बताओ, माइनस m प्लस 10 ग्रेटर देन 0, तो m लेस देन 10, m लेस देन 10, m लेस देन 10 आ रहा है, देखो m लेस देन कितना आ जाएगा 10, m माइनस m और ये 10 में, तो m लेस देन 10 आ गया। तो इसका और इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, इसका और इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। ये केस था, ये आंसर है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, m बिलोंग्स टू 7 से 10, 7 से 10, m बिलोंग्स टू 7 से 10। तो अपने 3 आंसर आ चुके हैं 3 केस में, अपने 3 आंसर आ चुके हैं 3 केस में, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 केस आए हैं 3 आंसर में, 3 केस आए हैं 3 आंसर में, 1 2 3, तो 3 आंसर आए हैं, 3 केस है, सबको मिला के लिखना है। देखो मिला के लिखो, माइनस अनंत से 5, 5 से 7 और 7 से 10, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 10, तो ये इसका फाइनल आंसर है। और अब ये भी हो सकता है कि इसका कुछ भी पता ना चला हो आपको, ये बिल्कुल सही है, हो सकता है 11th के बच्चे कुछ भी पता ना चला हो और बाकी बच्चे लोग इसको छोड़ के चलें, तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि इसको अगर अपन क्या कि शीट्स पर केस बना के करेंगे तो इजी आ जाएगा, थोड़ा सा इतनी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन मैंने बहुत शॉर्ट की है, और एक बात हमेशा याद रखो, ये केस था और ये इसका सॉल्यूशन, तो केस और इसका हमेशा ही इंटरसेक्शन लेते हैं, ये इसका केस और ये इसको सॉल्व करा तो इनका इंटरसेक्शन, और इसका इंटरसेक्शन, तो इनका तो इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर 3 केस में आंसर आए तो इनको मिला के लिखते हैं, तो ये आंसर आ गया। ये बात तो है कैलकुलेशन की। अब बात रही थॉट प्रोसेस की, तो थॉट प्रोसेस के लिए अगर आप मूलों की लोकेशन से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा,
बाकी उस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज -b/2a पे केस बना के भी कर सकते हो जैसे अपन ने किया। तो पहली बार में ये छोड़ देना चाहिए, बाकी जो एकदम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फिट क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं आगे। तो अब देखिए अपन देखने वाले हैं दो या दो से अधिक समीकरणों का विश्लेषण। मतलब अभी तक क्या करे थे अपन, अगर एक ही समीकरण है तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अब अगर अपने पास दो समीकरण आ जाए तो उनको कैसे अपन डील करेंगे। मतलब दो समीकरण आ जाए, जैसे एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और यहाँ पे ये लिख लो भाई, ये जो a1 a2 अपने हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये सब के सब कैसे हैं, रियल, वास्तविक हैं। तो ये दो समीकरण हैं और इनकी d1 जानते हैं क्या, मतलब इसका पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट, d2 क्या है, दूसरे वाले का डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विवेचक है। अब अगर मैं बोलूं, देखो अब होगा क्या ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप d1 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो प्लस का है या माइनस का है, d2 का निकालेंगे तो वो भी नहीं पता चलेगा प्लस का है या माइनस का। तो फिर आप उन दोनों समीकरणों के रूट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, उन दोनों समीकरणों के मूलों के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो बात यही होगा कि यहाँ पे d1 है d2 है, पर अगर आप उनको अलग अलग देख रहे हो तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो एक तो वो सिचुएशन हो सकती है, दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है कि दो समीकरण है, अब उसने ये नहीं बोला कि इसके मूल कैसे उसके मूल, उसने ये बोल दिया कि इनमें से एक समीकरण के मूल वास्तविक होने चाहिए तथा एक के मूल काल्पनिक होने चाहिए। तो अब अपन d1 d2 अलग अलग नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसा कोई सिचुएशन कि या तो दोनों का कॉम्बिनेशन वो खुद से दे दे क्वेश्चन में, या फिर अगर अपन दोनों को अलग अलग देख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा, तो फिर अपन इन d1 d2 के कॉम्बिनेशन की हेल्प लेंगे। मतलब इनको जोड़ दो, इनको गुणा कर दो तो क्या रहे। तो जैसे देखो पहला केस है, पहला केस क्या है, अगर d1 इंटू d2, आपने दो d1 और d2 को मल्टीप्लाई किया, पहले कुछ नहीं पता चल रहा था, पर आपने जैसे ही उनको मल्टीप्लाई किया, मतलब गुणा किया, तो आपको ये पता चल गया कि इसका वैल्यू कैसा आ गया, नेगेटिव, इनका वैल्यू कैसा आ गया, नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो इन दो संख्याओं का, और दोनों संख्याएं वास्तविक है, क्यों भाई, देखो ABC सब वास्तविक है तो दोनों संख्याएं वास्तविक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से कि अगर ये वास्तविक है तो d1 और d2 वास्तविक है, d1 और d2 कैसे हैं, रियल। मतलब क्यों, अरे भाई देखो ABC सब वास्तविक है तो ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, मतलब d1 d2 वास्तविक है। तो दो वास्तविक संख्याओं का गुणा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। दो वास्तविक संख्याओं का गुणा कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि ये गुणा ऋणात्मक कब आएगा। दो वास्तविक संख्याएं, उनको गुणा किया, ऋणात्मक आ रहा है, तो उनमें से एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होगा क्या। मतलब क्या बोलेंगे भाई, दो संख्याएं ऐसी देखो कि गुणा ऋणात्मक कब आता है, जब एक ऋणात्मक हो जाए और दूसरी क्या हो जाए, एक ऋणात्मक तथा दूसरी धनात्मक। एक ऋणात्मक होगी दूसरी धनात्मक होगी, तभी तो ये गुणा ऐसा आ सकता है। तो इसलिए ये बोल देंगे इन d1 d2 में से एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा। मतलब धनात्मक होगा उस समीकरण के मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक, और ऋणात्मक होगा उसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक दो वास्तविक मूल। मतलब इस दोनों समीकरणों में से चार मूल है, तो चार में से कितने वास्तविक होंगे, ठीक दो ही वास्तविक। क्यों, क्योंकि दो तो काल्पनिक होंगे। तो इसलिए ये चीज अपन या तो ऐसा बोलो कि दो मूल वास्तविक, दो मूल काल्पनिक, या उसी को दूसरा तरीका है बोलने का कि ठीक दो वास्तविक मूल, मतलब ठीक दो मूल कैसे हैं, वास्तविक है, ये बोल दो। क्लियर है ये बात, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से देख लो। ठीक दो वास्तविक मूल मतलब दो कैसे होंगे, काल्पनिक। तो इस स्टेटमेंट को बोलने का मीनिंग वही है जैसे कि दो समीकरण, उनमें से दो समीकरण, एक के मूल काल्पनिक है, एक के मूल वास्तविक है। तो मतलब दो मूल काल्पनिक तथा दो मूल वास्तविक। तो उस चीज को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ठीक दो वास्तविक मूल, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक दो काल्पनिक मूल। मतलब दो ही मूल काल्पनिक होंगे और दो ही मूल वास्तविक होंगे। क्लियर है ये बात, तो ये तो ठीक है। अब आते हैं d1 इंटू d2। d1 इंटू d2, अगर दो नंबर्स का प्रोजेक्ट पॉजिटिव आ जाए, d1 d2 ग्रेटर देन 0, दो संख्याएं हैं जो वास्तविक है, उनका गुणा धनात्मक है, वो कब आ सकता है, वो कब आ सकता है, जब ये दोनों क्या हो गई, या तो दोनों के दोनों ही प्लस, क्या भाई दो संख्याओं का गुणा धनात्मक कब आता है, जब दोनों के दोनों या तो कैसे हो, या तो दोनों के दोनों क्या हो, प्लस के हो, या फिर दोनों के दोनों कैसे हो, माइनस के हो।
कुल मिला के ये बोल दूं कि समान चिन्ह के, समान चिन्ह के, समान चिन्ह के, मतलब उनके चिन्ह कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये बात क्लियर होती है क्या? तो अब मुझे बताओ, अगर दोनों प्लस हो गए तो चारों मूल वास्तविक, और ये या चारों मूल काल्पनिक। तो ये लिखा गया, या तो चारों मूल वास्तविक होंगे क्योंकि या तो दोनों ही धनात्मक होंगी या तो दोनों ही ऋणात्मक होंगी, तो या तो चारों मूल वास्तविक या तो चारों मूल काल्पनिक। क्लियर है ये बात? तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है कि d1 इंटू d2 बराबर 0। तो 0 कब हो सकता है, d1 इंटू d2 बराबर 0 कब हो सकता है? तो दो संख्याओं का गुणा 0, तो उनमें से पक्का एक तो 0 रहा होगा क्या? या तो d1 0 रहा होगा या तो d2 0 रहा होगा या तो दोनों भी 0 रहे होंगे। मतलब ये तो पक्का बोल सकते हैं, इनमें से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा क्या? इन दोनों में से एक को तो पक्का 0 होना पड़ेगा क्या? तो कम से कम एक 0 बोल दूं क्या? या तो d1 को 0 होना पड़ेगा या तो d2 को 0 होना। क्यों? क्योंकि तभी तो ये 0 आएगा। तो ये बोल देंगे कम से कम दो वास्तविक मूल, कम से कम दो वास्तविक मूल। क्यों भाई? एक 0 होगा तो जो 0 होगा उस समीकरण के मूल कैसे आ जाएंगे? वास्तविक। अब बाकी दो मूल कैसे आएंगे? वो देखो वास्तविक भी आ सकते हैं, वो काल्पनिक भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। पर ये बोल सकते हैं क्या, अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है तो पक्का उनमें से एक 0 होगा, तो जो 0 होगा उस समीकरण के दो मूल कैसे आ जाएंगे? वास्तविक। तो कम से कम दो वास्तविक मूल। ये बात क्लियर है क्या? ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब ये चीज दिया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। अगर अब दिया है दो वास्तविक संख्याओं का योग, दो वास्तविक संख्याओं का योग 0 या 0 से बड़ा, दो संख्याएं 0 या 0 से बड़ा, दो संख्याएं हैं वास्तविक, उनका योग 0 या 0 से बड़ा कब आता है? मतलब उनमें से पक्का एक तो वास्तविक रहेगा क्या? कम से कम एक वास्तविक, कम से कम एक धनात्मक, कम से कम एक धनात्मक। दो वास्तविक संख्याएं हैं, उनका दो वास्तविक संख्याएं उनका योग 0 या 0 से बड़ा कब आएगा? जब उनमें से कम एक तो धनात्मक रहे, मतलब 0 या 0 से बड़ा रहे। यहाँ धनात्मक का मीनिंग ध्यान से सुनना, मैं 0 को भी धनात्मक में ले रहा हूं अभी, मतलब समझ, नहीं तो मैं बोलूंगा ऋणात्मक। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें भाई। देखो दो वास्तविक संख्याएं जिनका योग धनात्मक है, तो इससे अपन क्या कह सकते हैं? कम से कम एक धनात्मक होगा क्या? कम से कम एक धनात्मक होगा, कम से कम एक धनात्मक होगा। तो d1 d2 में से कम एक धनात्मक होगा, तो मतलब क्या होगा भाई? धनात्मक योग कैसे आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया धनात्मक आ जाएगा, सर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये धनात्मक कब आएगा? जब कम से कम इनमें से एक धनात्मक रहे। ये बात क्लियर है क्या? तो क्या बोलेंगे? कम से कम एक धनात्मक, तो कम से कम दो वास्तविक मूल आ गया, कम से कम दो वास्तविक मूल। पर क्या इधर से इधर सही है क्या? इधर से इधर सही है क्या? नहीं है। अगर एक धनात्मक रहे और एक ऋणात्मक, देखो ये स्टेटमेंट इधर से इधर ट्रू है, पर क्या इसका विलोम सत्य है? विलोम सत्य है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अपन ने बोला कि अगर इनका योग 0 या 0 से बड़ा है तो कम से कम एक धनात्मक रहेगा, पर मैं ये बोल रहा हूं क्या कम से कम एक धनात्मक है? तो ये आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो d1 का वैल्यू रख लो आप कितना, 4 रख लो, और d2 का वैल्यू कितना रख लो, -4 रख लो। इसका देखो तो इनको जोड़ो, माइनस का आ गया, पर एक तो धनात्मक है ना, तो यहां बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन में बहुत बड़ा स्कोप है यहां मिस्टेक कराने का। ये स्टेटमेंट इधर से इधर सही है। अगर किसी क्वेश्चन में अपने पास ये आ गया कि d1 + d2 ग्रेटर देन 0 है, तो अपन बोल सकते हैं कम से कम दो वास्तविक मूल। पर किसी क्वेश्चन ने ये पूछ लिया, किसी क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि कम से कम दो वास्तविक मूल, तो क्या ये लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ध्यान सुने, ये उल्टा सत्य नहीं है, मतलब वाइस वर्सा नहीं है, ये उल्टा इस साइड से ट्रू है पर इस साइड से ट्रू नहीं है। अगर अपने पास किसी क्वेश्चन में आ गया कि d1 + d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अपन ये बोल पाएंगे कम से कम दो वास्तविक मूल है। पर किसी क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि कम से कम दो वास्तविक मूल है, तो क्या ये बोल पाएंगे? नहीं। ध्यान सुने, एग्जाम्पल भी है इसका बिल्कुल बाकायदा। तो ये बात क्लियर है क्या? इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में उल्टा सत्य नहीं है भाई, उल्टा सत्य नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट के लिए। यही है कि n संख्याएं उनका योग धनात्मक है, तो कम से कम एक तो धनात्मक रहा होगा, कम से कम एक तो धनात्मक रहा होगा ना इन संख्याओं में से, तो मतलब कम से कम दो वास्तविक मूल। ये बात तो समझ जाएंगे। अब ये है कि d1 + d2 <0,
तो क्या होगा, दो संख्याएं वास्तविक जिनका योग ऋणात्मक है, तो क्या बोल सकते हैं, कम से कम एक ऋणात्मक, कम से कम एक ऋणात्मक, मतलब इनमें से D1 और D2 में से एक ऋणात्मक होगा, तो एक समीकरण के मूल कम से कम वास्तविक, एक समीकरण के मूल कम से कम ऋणात्मक वो आएंगे क्या, काल्पनिक। तो ये लिखा है कम से कम दो काल्पनिक मूल, कम से कम दो काल्पनिक मूल। पर क्या ये उल्टा सत्य है, उल्टा सत्य नहीं। क्यों, किसी ने बोला कम से कम दो काल्पनिक मूल होने चाहिए, तो तुम कम से कम दो काल्पनिक मूल में ये लगा दो, तो गलत हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि देखो इस सिचुएशन में कैसे मूल होंगे, इस सिचुएशन में कैसे मूल होंगे, इस सिचुएशन में कैसे मूल होंगे, मतलब दो काल्पनिक मूल होंगे ना, दो काल्पनिक मूल होंगे। नहीं, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं सिचुएशन, हाँ इसमें देखो दो काल्पनिक मूल होंगे, पर क्या D1 प्लस D2 लेस देन 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट में एक खास बात क्या है कि ये उल्टे सत्य नहीं है। तो उल्टा लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है इनमें कि उल्टे ये सत्य ही नहीं है। तो यही खास बात है इन स्टेटमेंट्स की तीनों की, कि अगर ये आ गया तो अपन ये बोल सकते हैं, पर ये दिया है तो ये लगा सकते हैं क्या, नहीं। और ऐसे मैथ्स में कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो अपने से गलती करवा लेंगे, गलती करवा लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, गलती करवा लेंगे। तो ध्यान से पढ़ें ऐसे स्टेटमेंट्स। अब आपने बहुत बार ये चीजें देखी होंगी, पर क्या ऐसा देखा अपन ने, तो अभी देखो करके देखते हैं अपन एग्जाम्पल में भी। पहला एग्जाम्पल तो ये है, a नॉट इक्वल टू 0 बी सी डी बिलोंग्स टू R है, मतलब ये वास्तविक है, तो सिद्ध करें समीकरण दिस के कम से कम दो वास्तविक मूल होंगे। तो ये समीकरण क्या करा, दो द्विघात को गुणा कर दिया, तो मतलब इसके कितने मूल आने हैं, दो मूल यहां से आएंगे, दो मूल यहां से आएंगे। तो अब इनके बारे में वास्तविक प्रूव करना अपने को, तो देखो D1 निकाला, मान लो आपने D1 निकाला, D1 कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, और इसका D2 कितना आ रहा है, D2 कितना आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस 4AC, डी स्क्वायर प्लस का 4AC आ जाएगा। अब सर देखो इसका भी हमें नहीं पता ये प्लस का है या माइनस का, भाई इसका नहीं पता ना, बी स्क्वायर ठीक है पर माइनस 4AC, अब ये कैसा भी हो सकता है, तो ये नंबर कैसा भी हो सकता है, ये भी कैसा भी हो सकता है, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता चला, ये भी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इनकी वैल्यूज क्या क्या है, तो ये प्लस माइनस कुछ भी, तो दोनों का अलग अलग तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो फिर क्या करें कि सर देखो जोड़ दें तो ये चीजें सही हो जाएंगी। तो अब आपने क्या करा, D1 प्लस D2 जोड़ दिया, जोड़ा तो क्या आया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो बी और डी वास्तविक संख्या है, तो उनके वर्ग क्या आएंगे, 0 या 0 से बड़े, ये भी 0 या 0 से बड़े, तो ये पूरा क्या आ गया, ये D1 प्लस D2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर ये आ गया तो अपन ये बोल सकते हैं कम से कम दो वास्तविक मूल, कम से कम दो वास्तविक मूल। तो हाँ ठीक है, यहां पे आपको पता चल गया आराम से कि हाँ इसमें -4AC इसमें +4AC, तो सर जोड़ देते हैं, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही किया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं और एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसको बना देते हैं अपन, ax² + bx + c। अरे ये तो समझ में आ गया ना पहले वाला, तो हाँ सर, तो ax² + dx - 2c। अब इसके ये स्टेटमेंट प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट सेम स्टेटमेंट, या इसके रूट्स के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, वैसे स्टेटमेंट यही इसके लिए प्रूव करना है। अगर समीकरण ये दिया होता तो तुम क्या करते, मतलब -c की जगह क्या दिया होता, -2c, तो तुम क्या बोलते, दिमाग लगाओ। तो सर इसका D1 निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका D1 निकाल लेते हैं, D1 आएगा b² - 4AC। सर इसका D2 निकाल लेते हैं, D2 आएगा d² प्लस का 8AC। अब क्या करोगे, जोड़ने से तो बात नहीं बनेगी आपकी, तो क्या कर सकते हो, अब देखो ध्यान से, अब तुम इस समीकरणों के मूलों के बारे में कैसे करोगे। तो अब ध्यान से सुनो, पहले एक बार ट्राई कर लो, खुद से पूरा ट्राई कर लो कि हाँ अपना लॉजिक क्या होना चाहिए, हाँ अपन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अपने पास है। बिल्कुल पूरे 2 तरीके बताऊंगा और एकदम लॉजिकल तरीके। हाँ तो पहला ये बताओ, है सर कुछ नहीं कर सकते, तो देखो इनमें दिक्कत क्या है, b² का तो पता है, ये तो प्लस का होगा, पर इसका नहीं पता ना ये AC कैसा है, और इसमें भी d² पता है, इसमें AC का नहीं पता, तो दोनों का ही मान किस पे निर्भर कर रहा है, A गुणा C। तो A गुणा C पर ऐसा कोई चीजें आ जाए कि कई बार 2-3 मान एक ही चीज पे निर्भर करते हैं, तो वहां पर क्या बना लेते हैं अपन, केस बना लेते हैं। केस क्या बनाएंगे, पहला केस पहला है कि AC को ले लेते हैं पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ा,
जीरो या जीरो से बड़ा ले लेते हैं, तो देखो d1 कैसा आएगा, अगर इसको धनात्मक रखा आपने a गुणा c को, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर में से ए सी को घटाओगे तो कुछ भी आ सकता है, ये तो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। देखो d1 भाई आपने ए सी को धनात्मक रखा, अब देखो ए सी का धनात्मक मान रखा, अगर ए सी बड़ा हुआ बी स्क्वायर से माइनस का 4ac बड़ा हुआ तो ये तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर 4ac से बड़ा हुआ तो धनात्मक होगा, मतलब ये तो कुछ भी आ सकता है। पर d2 कैसा आएगा बताओ, अगर देखो ये प्लस का था और इसको भी प्लस रख दिया तो d2 क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। या d2 कैसा आएगा बताओ, d2 कैसा आएगा, d2 कैसा आएगा, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। या क्यों, क्योंकि देखो भाई आपने AC को क्या रख दिया है, 0 या 0 से बड़ा, और d स्क्वायर क्या था, 0 या 0, तो इस केस में d2 क्या आ जाएगा, इस केस में d2 क्या आ जाएगा, 0 या 0 से बड़ा। ऐसे ही केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा, AC को नेगेटिव ले लेते हैं, AC को नेगेटिव लेते ही देखो d1 कैसा आ जाएगा, AC का यहाँ अगर आप ऋणात्मक मान रखोगे तो ऋणात्मक और ऋणात्मक ये प्लस हो जाएगा। क्या देखो भाई माइनस पहले से और माइनस का मान, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर प्लस का है, तो इसलिए इस बार d1 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा। या और d2 क्या, d2 देखो भाई अगर AC का मान ऋणात्मक रखोगे तो ये कैसा भी हो सकता है, प्लस या माइनस। अब दोनों ही केस में देखो, पहला केस था, अगर पहला केस था अपने पास तो देखो पक्का d2 0 या 0 से बड़ा, तो पक्के दो मूल वास्तविक हो गया। ये तो वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी, भाई ये d1 तो प्लस माइनस दोनों ही आ सकता है, तो इसका तो नहीं बोल सकते, पर इससे पक्के दो वास्तविक मूल आ गएगा, और दूसरे वाले केस में इससे पक्के दो वास्तविक मूल आ गएगा, तो मतलब इसमें भी दो वास्तविक मूल आ रहे हैं, इसमें भी दो वास्तविक मूल आ रहे हैं, तो और आगे वाले दो मूल वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं, वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए क्या बोलेंगे पहले केस में कम से कम दो वास्तविक मूल, दूसरे केस में कम से कम दो वास्तविक मूल, तो ओवरऑल इन दोनों केस को मिला के ये बोल देंगे आप कम से कम दो वास्तविक मूल, कम से कम दो वास्तविक मूल, ये बात क्लियर होती है, कम से कम दो वास्तविक मूल, कम से कम क्या, दो वास्तविक मूल आ जाएंगे। और क्या तरीका, अब देखो वो समझ में ऐसे आया कि चीजें AC पे ही निर्भर कर रही है, तो इसलिए AC पे केस बना लिया, इसलिए AC पे केस बना लिया, ठीक है क्या। एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये बाकी समझ में आ जाना चाहिए। वो क्या है, वो क्या सर, AC को कैसे भी करके हटा दे, तो अब हटाओ कैसे, हटाओगे कैसे AC को कुछ भी करके हटाओगे कैसे, कैसे हटा सकते हैं सर, 2d1 प्लस d2 कर देते हैं सर, 2d1 प्लस d2, 2 गुणा d1, तो 2d1 तो 2b स्क्वायर माइनस 8ac, और ये d स्क्वायर प्लस 8ac, तो ये 2b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ गया, तो हट गया AC तो। अब गौर से देखो ये क्या है, 0 या 0 से बड़ा, तो ये क्या है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है, 0 या 0 से बड़ा, दो संख्याओं का योग क्या है, 0 या 0 से बड़ा, तो दोनों संख्याओं में से कम एक धनात्मक, तो किस में से कम एक धनात्मक हुआ, d1, 2d1 और d2 में से कम एक धनात्मक, तो मैं भी यह बोल सकता हूं क्या, d1 और d2 में से कम एक धनात्मक, भाई 2 तो धनात्मक ही था ना, तो इन दोनों में से पक्का एक धनात्मक होगा, तो इन दोनों में से भी पक्का एक धनात्मक होगा क्या, अरे दो ही तो है, वो तो धनात्मक ही था, तो इसलिए इस लॉजिक से भी अपन बोल सकते हैं कि एक ये ले लो, एक ये, तो इनमें से कम एक धनात्मक आएगा। अगर ये धनात्मक आया, मान लो 2d1 धनात्मक आया, तो उस टाइम d1 भी तो धनात्मक रहेगा, तो वहां से भी मतलब इस लॉजिक से भी अपन बोल पाएंगे। तो कुल मिला के या तो AC पे केस बना लो, मतलब जिसका नहीं पता चल रहा उस पर या तो केस बना लो, या तो उसको हटा दो, या तो उसको हटा दो। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आराम से, और ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि ये तो ठीक है बाई चांस, ये तो आपने अभी भी कंसेप्ट बताया वो देख लिया तो कर लिया, पर ये चीजें है ना जो ये काफी आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करती है कि अच्छा एग्जाम में ऐसा आया तो क्या करें, और एग्जाम में ये कभी नहीं आने वाला होता है, याद रहे ऐसा ही कुछ कि हाँ अलग कि इतना तो बच्चे पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं वो लोग, तो ध्यान रहे इस बात का। हाँ ये वाला लेमडा का मान ज्ञात करें यदि समीकरण रखती है, यदि ये समीकरण, ये दो समीकरणों का गुणा है, ये रखती है, ये रखती है, तो पहले में क्या बोल दिया, ठीक दो वास्तविक मूल। अब ठीक दो वास्तविक मूल कब आएंगे, मतलब दो ही वास्तविक मूल चाहिए, और दो क्या चाहिए, काल्पनिक, दो वास्तविक दो काल्पनिक, इसका मतलब ये है ना, ठीक दो वास्तविक, तो बाकी के दो कैसे होने चाहिए, काल्पनिक, तो दो काल्पनिक दो वास्तविक, वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि सर वो तो मतलब एक डी ऋणात्मक और एक डी धनात्मक, मतलब ऐसा हो गया क्या
कि उन दोनों के चिन्ह विपरीत, तो d1 d2 लेस देन 0। और वैसे थ्योरी में मैं पढ़ा था d1 d2 लेस देन 0। इसका d1 कितना है, d1 कितना आ रहा है 9 माइनस 8 लेमडा, देख सकते हैं ना ये 9 माइनस 8 लेमडा। d2 कितना आ रहा है, d2 क्या आता है 36 माइनस 4 लेमडा। तो d1 d2 को ऋणात्मक कर दो, 9 माइनस 8 लेमडा इंटू 36 माइनस 4 लेमडा लेस देन 0। तो ये थोड़ा सा तुम्हें नहीं कंफ्यूजन है तो माइनस कॉमन ले लो, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, 4 ही ले लो ना कॉमन, ठीक ही हो जाएगा। तो लेमडा माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस, तो वो तो हो गया प्लस, और एक 4 कॉमन लिया। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया। इस एस समीकरण को सॉल्व करना आता है क्या, देखो भाई एस समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, तब अपन ये कर सकते हैं आराम से। तो क्या आंसर आ गया बताओ, लेमडा बिलोंग्स टू 9/8 से 9, ये अपना आंसर है। 9/8 से 9, 9/8 से 9, क्लियर है गई, 9/8 से 9, 9/8 से। तो ठीक दो वास्तविक मूल, ठीक दो वास्तविक मूल कब आएंगे, ठीक दो वास्तविक मूल जब वो अलग अलग मतलब विपरीत चिन्ह के हो। मतलब ठीक दो वास्तविक का मूल का मतलब ये है दो वास्तविक मूल आने चाहिए, दो काल्पनिक। ऐसा कब होगा, जब ये विपरीत चिन्ह के होंगे। तो एक समीकरण के वास्तविक मूल आएंगे, एक के काल्पनिक आएंगे, क्लियर है क्या। तो ये समीकरण देखो ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन इसका है, सभी 4 वास्तविक मूल, मतलब चारों मूल कैसे होने चाहिए, चारों मूल कैसे होने चाहिए वास्तविक। चारों मूल वास्तविक है, इसका मतलब पहली समीकरण के मूल भी वास्तविक तथा दूसरी समीकरण के भी मूल वास्तविक। तो इस बार क्या करें, तो इस बार क्या करेंगे, d1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तथा d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात क्लियर होती है क्या। चारों मूल वास्तविक कब होंगे, पहली समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा दूसरी समीकरण के दोनों मूल वास्तविक। तो यही लगाओगे क्या, ये लगाओगे। तो बस d1 का मान देख लेते हैं ना, पीछे क्या निकाला था भाई, d1 का मान 9 माइनस 8 लेमडा। तो यहां लिख देंगे 9 माइनस 8 लेमडा ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला था 36 माइनस 4 लेमडा, 36 माइनस 4 लेमडा ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे क्या लग जाएगा इंटरसेक्शन। तो ये देखो इसको कैसे करो, 8 लेमडा, चलो यार कैसे करूँ, बच्चों की तरह सॉल्व करूँ क्या चलो ठीक है। तो माइनस 8 लेमडा ग्रेटर देन माइनस ना, और माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो ये 9/8 आ जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा। माइनस की संख्या से भाग दे दिया मैंने -8 से, तो चिन्ह बदल जाएगा। और ऐसे ही माइनस इस लेमडा वाले को ऐसे कर सकते हैं, देखो कैसे, 4 लेमडा को उधर ले जाओ तो क्या दिखेगा, 4 लेमडा लेस देन और इक्वल टू 36, 4 का भाग दे दो, लेमडा लेस देन और इक्वल टू 9। इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेना है तो ये क्या है 9/8 से छोटा या बराबर, ये क्या है 9 से छोटा या बराबर। तो ये आ गया आपका लेमडा बिलोंग्स टू -∞ से 9/8। ये आपका सिचुएशन हो जाएगा, बहुत सिंपल। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। चारों मूल वास्तविक कब होंगे, जब पहली के भी दोनों मूल वास्तविक, दूसरी के भी दोनों मूल वास्तविक। अब जो गजब की कहानी है वो तो अब शुरू होती है, कम से कम 2 वास्तविक मूल, कम से कम 2 वास्तविक मूल। अब मैंने अगर बिना सोचे समझे, करो पहले तुम करो, पहले तुम करो, अगर मैं ये लगाता हूं, मेथड 1 में बता रहा हूं, अगर मैं ये लगाता हूं कम से कम 2 वास्तविक मूल, अगर मैंने ये लगा दिया कि हाँ देखो d1 d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब कम से कम 2 वास्तविक मूल आते थे। अब मेरे को दिया कम से कम 2 वास्तविक मूल, अगर मैंने ये लगा दिया, तो देखो d1 d2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। d1 का वैल्यू ये रहा 9 माइनस 8 लेमडा, ये 36 माइनस 4 लेमडा। तो इसको लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं अपन। तो ये आएगा 9 माइनस 8 लेमडा प्लस 36 माइनस 4 लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 36 से 45 माइनस 12 लेमडा। तो ये आ गया 12 लेमडा लेस देन और इक्वल टू 45। भाई ये तो सॉल्व करना था, लेमडा लेस देन कितना, 3 से काट दो तो 15/4, 15/4। तो आंसर क्या आ गया, लेमडा लेस देन और इक्वल टू 15/4। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे लॉजिक से कर रहा हूं कि कम से कम 2 वास्तविक मूल, कम से कम 2 वास्तविक का मूल क्या मतलब क्या हो गया, कम से कम मतलब या तो ठीक 2 वास्तविक मूल, या तो ठीक 2 वास्तविक मूल, या अब देखो 3 वास्तविक मूल हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ए बी ये जो भी है भाई वास्तविक है, लेमडा एमडा। तो ठीक 2 वास्तविक मूल, अब 3 वास्तविक मूल हो नहीं सकते ना। ये देखो भाई वास्तविक जो काल्पनिक मूल आते हैं वो जोड़े में आते हैं, तो ठीक 3 वास्तविक मूल तो हो नहीं सकते। तो फिर क्या आएगा, चारों मूल वास्तविक,
चारों मोल वास्तविक। चारों मोल कैसे होंगे? वास्तविक। अगर चारों मोल वास्तविक होंगे, या तो ठीक 2 वास्तविक मोल या तो चारों मोल वास्तविक। क्या बोला मैंने? अगर आपको कम से कम 2 वास्तविक मोल चाहिए तो या तो क्या होगा, 2 मोल वास्तविक हो जाएंगे भाई, 2 वास्तविक, या तो फिर क्या, चारों ही वास्तविक। अब 3 वास्तविक मोल वाला केस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 3 वास्तविक मोल आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? वो ऐसा है कि जो काल्पनिक मूल आते हैं वो किस में आते हैं? जोड़े में आते हैं। काल्पनिक मूल जो आते हैं जोड़े में आते हैं। और लेमडा का यहाँ पे रियल वैल्यूज अपने को निकालना है, लेमडा के वास्तविक मान निकालना है। तो ये बात आई कि ठीक, अब अपने को रखना है इसमें कम से कम कितना? कम से कम 2 वास्तविक मूल। कम से कम 2 वास्तविक का मूल का हो गया, या तो 2 वास्तविक या तो 4 वास्तविक। अब ठीक 2 वास्तविक का अपने पहले ही पार्ट में आंसर निकाला था क्या? पहले पार्ट में देखो, ठीक 2 वास्तविक का क्या आंसर आया था? ये आंसर आएगा 9/8 से 9। तो 9/8 से 9, तो ये आया था 9/8 से 9। ये आंसर आया था इसका, ठीक 2 वास्तविक का। और चारों वास्तविक का क्या आया था? अभी भी चारों वास्तविक का देखो, पिछले ही पार्ट में आया था। चारों वास्तविक ये रहा, -∞ से 9/8, -∞ से 9/8, -∞ से 9, तो ये -∞ से 9/8। तो इन दोनों को मिला के लिखना है। इन दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या आंसर आएगा? इसको और इसको मिला के लिखोगे तो लेमडा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? लेमडा बिलोंग्स टू ठीक 2 वास्तविक मोल, तो लेमडा बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से 9, -∞ से 9, -∞ से 9। कम से कम 2 वास्तविक मोल और कम से कम 2 वास्तविक मोल, तो इसमें एक ये और वास्तविक हो जाएगा यहां पे 9। क्यों? क्योंकि 9 पे एक समीकरण के मूल तो क्या आ जाएंगे? इसके तो वास्तविक आ ही जाएंगे, इसके 9 पे काल्पनिक आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अपने को इंक्लूड हो जाएगा। ठीक 2 वास्तविक मूल हो, या तो या फिर क्या हो जाए ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपना मतलब यूनियन लेना पड़ेगा। तो आप रख के देख लेना। और 9 क्यों इंक्लूड हो गया? क्योंकि 9 में उस टाइम इधर क्या हो रहा था कि ठीक 2 वास्तविक मूल या चारों मूल वास्तविक, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। 9 पे देखो, पहली समीकरण के मूल वास्तविक है, दूसरी के, पर इसके तो काल्पनिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और इसमें भी अपने को बाउंड्री पॉइंट्स का चेक करना पड़ेगा क्या? ठीक 2 वास्तविक मूल, तो नेगेटिव है तो पक्का है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी उल्टे में थोड़ा सा दिक्कत करेगा कि बाउंड्री पॉइंट्स अपने को चेक करने पड़ेंगे। लेमडा बराबर एक तो ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा और एक ये पॉइंट, तो लेमडा बराबर 9/8, लेमडा बराबर 9/8 पे चेक करोगे, इस पे चेक करोगे तो देखो क्या हो रहा है। इस पे चेक कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? ये तो 0 आ गया, और इसका वैल्यू कितना आएगा? लेमडा 9/8 पे 9/8 रखो, 9/8 रखा तो 9/2, ये प्लस आएगा। तो इस वाले पे तो दोनों ही मूल, चारों मूल वास्तविक आ गए, चारों मूल वास्तविक। इस पे तो चारों ही मूल वास्तविक आ गए। और जब लेमडा बराबर 9 को चेक किया, लेमडा बराबर 9 को चेक किया तो क्या हुआ? देखो, इसका तो 0 आ गया और ये नेगेटिव आ गया। तो यहां पे कितने मूल वास्तविक आए? ठीक 2 ही मूल वास्तविक आए, तो इसलिए 9 को यहां पे लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये होगा। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान रखें। तो ये कंडीशंस जो है, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा। वही बात अपन ने लोकेशन ऑफ रूट्स में देखी थी। बहुत अच्छा पॉइंट यहां से आ रहा है, जो कि मैंने भी थोड़ा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट ठीक है, वो बाउंड्री पॉइंट्स अपने को चेक करना ही पड़ेगा। देखो, लेमडा जब 9/8 रखते हो तो चारों मूल वास्तविक आ जाते हैं। लेमडा जब 9 रखते हो तो ये 0, तो इसके मूल वास्तविक, उसके मूल काल्पनिक, तो ठीक 2, तो 9 यहां पे इंक्लूड होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। और यहां पे ये समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चारों मूल वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, जो पते की बात थी वो ये थी कि अगर आप ये लगा के आओगे तो ये आंसर आएगा, और एक्चुअल आंसर है इसका ये, एक्चुअल आंसर है इसका ये। और ये अपने को एक और चीज सीखा गया कि बाउंड्री पॉइंट्स उसके लिए चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये बात है क्या? तो ये बात है -∞ से 9, इसका फाइनल आंसर है। ये आंसर गलत हो जाएगा। और ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट उल्टा सत्य नहीं था, उल्टा सत्य नहीं था। क्लियर है ये बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो ये कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी मैथ्स में होते हैं जो एक तरफ से सत्य होते हैं पर दूसरी तरफ से नहीं होते, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। गलती बहुत
ज्यादा बार इनसे करवा ली जाती है आपसे। क्लियर है क्या? तो ठीक है, ये अपना डीपीपी है, ये अपना डीपीपी है, आराम से सॉल्व करेंगे और आंसर की। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।